आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के इस नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ठीक है, 7 स्पेक्ट्रम आपके होते हैं ना, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो। ये सातों के साथ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले, एक एक को हम समझाएंगे आपको कि क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है। ठीक है, इनके उपयोग भी आपको हम बताते जाएंगे, क्योंकि देखो एग्जाम्स में उपयोगी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में उपयोगी आता है। कोई भी आपको उठा देगा तरंगे और पूछेगा इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, और सेकंड चीज पूछा जाता है वो है तरंगदैर्घ्य आवृत्ति। ठीक है, जैसे आ गया रेडियो और सूक्ष्म तरंगे, इनमें से किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड ये सभी आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है स्टूडेंट्स। इस वीडियो के लास्ट में हम सातों को पढ़ने के बाद लास्ट में आपको एक गजब बेहतरीन ट्रिक बताने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है स्टूडेंट्स। सोच कर ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ट्रिक से आप तरंगदैर्घ्य आवृत्ति आसानी से पहचान लोगे, सारे तरंगों के नाम आपको याद हो जाएंगे, सातों तरंग जैसे हमें याद है ना वैसे आपको भी याद हो जाएंगे। एंड और उपयोग वगैरह सब क्लियर हो जाएगा उस ट्रिक में। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम गामा तरंगे से और एक एक तरंग को अच्छे से हम समझते हैं। पहले समझना हमारे लिए जरूरी है ट्रिक से पहले, तो आइए एक एक करके एक एक मिनट में हम समझते जाते एक एक तरंगों को। सबसे पहला है हम गामा किरणें। स्टूडेंट्स, वे विद्युत चुंबकीय विकिरण जो परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है। देखिए ये है फील कि आखिर गामा किरणें कहाँ से उत्पन्न हुई, ये आपको बस ओवरव्यू देख लेना। वैसे ये पूछा नहीं जाता, पता होना चाहिए ना कि ये चीज कहाँ से निकल रहा है, गामा किरणें कहाँ से निकल रही है। भाई हमारे चारों तरफ तो दिख नहीं रही है, कहाँ से आ रही है। ये नाभिक, परमाणु के नाभिक का जब नष्ट होता है ना, जब भी कोई परमाणु है अगर उसका नाभिक को आप नष्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें से किरणें निकलती है और उस किरणों को बोलते हैं गामा किरणें। ठीक है, जब भी परमाणु का नाभिक क्षय होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली किरणों को क्या बोलेंगे, गामा किरणें बोलते हैं। वहां से ये गामा किरणें जनरेट होती है। आइए हम इसके आप देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, इसके उपयोग। हम आपको तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पर हम तरंगदैर्घ्य लिख देंगे कि या 3 × 10 की पावर 10, 20, आवृत्ति 10 की पावर 4, यहाँ पर लिख देंगे आवृत्ति 3 × 10 की पावर 25 होती है। तो क्या आप याद कर लोगे? हम जानते हैं आप याद नहीं कर पाओगे, याद करेंगे भी तो कल भूल जाएंगे, लेकिन नहीं याद करना, हम आपको ट्रिक बताएंगे ना, बस बने रहे लास्ट तक। आइए उपयोग समझते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला उपयोग एवं दूसरा उपयोग, 2 उपयोग आपको देखना है। पहला उपयोग है कैंसर के मरीजों के इलाज में हम गामा किरणें का यूज करते हैं कि इलाज में। ठीक है, पहला आपको समझ में आया कि कोई भी कैंसर का मरीज है तो उस कैंसर के मरीज का इलाज करने के लिए हम गामा किरणें का यूज करते हैं। गामा किरणें क्या करती है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। भाई जहां से कैंसर बन रहा है उस कैंसर कोशिका को ही गामा किरणें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, दूसरा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में भी दोस्तों गामा किरणों का यूज होता है। तो 2 यूज आपको समझ में आया। गामा किरणों का यूज पहला कैंसर के मरीजों के इलाज में, दूसरा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए बताया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट तरंग की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। सो अब हम आते हैं एक्सरे किरणें पर। ठीक है स्टूडेंट्स, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनका तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होता है उसे हम एक्सरे किरणें कहते हैं। सिंपल सा। देखिए किरणें क्या है, बस आपको ओवरव्यू देखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके उपयोग, और जो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति का फंडा है ना वो हम लास्ट में ट्रिक में बता देंगे। बस इतना ही आपको देखना है, अदरवाइज आप बहुत चीजें आप इसमें हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर उपयोग जो है हमारे लिए मायने वो रखता है। उपयोग, एक्सरे किरणों का क्या उपयोग है, आप सभी जानते हैं। हड्डियां टूट जाती हैं तो कैसे पता चलता है कहाँ टूटी है, एक्सरे से। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे किरणों का उपयोग होता है। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, तो पहला उपयोग यहाँ पर आप लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। एंड उसके बाद दूसरा जो उपयोग है वो होगा हमारा, कभी कभी एक्सरे किरणों का उपयोग साइंटिस्ट वगैरह भी करते हैं।
ठीक है। साइंटिस्ट वगैरह में जांच करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट को उपयोग करते हैं एक्सरे किरणों का। तो यह चिकित्सा में तो यूज होता ही है हमारे लिए, हड्डियों की जांच करने के लिए। दूसरा, साइंटिस्ट वगैरह करते हैं अपने वैज्ञानिक अनुसंधान में, तो वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका यूज होता है। बस इतना ही। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या हम उसमें डिप में लिखे लंबा चौड़ा, बस इतना लिखकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। सो चलिए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट किरण जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें। नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम पराबैंगनी तरंगों की ओर, ठीक है। अभी तक हमारा चल रहा था किरणें, गामा किरणें, उसके बाद चला हमारा एक्स किरणें। अब तरंगे की बात होंगी, सब में तरंगे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसे किसे कहते हैं? पराबैंगनी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक ऐसा रूप जिसका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम मगर जो एक्सरे किरणें हैं ना उससे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक क्रम होता है जो कि आगे हम आपको ट्रिक से समझाएंगे, फिर ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। अभी हमने देखा एक्सरे, उसके बाद आया ना हमारा पराबैंगनी किरणें, एंड इसके बाद आता है हमारा दोस्तों दृश्य किरणें। इसके बाद हम पढ़ेंगे दृश्य तरंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है उसके बीच में दोस्तों पराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। और जो पराबैंगनी का तरंग दैर्घ्य है वह एक्सरे से दोस्तों क्या होता है? ज़्यादा होता है, एक्सरे वालों से ज़्यादा होता है। लेकिन जो दृश्य किरणें उनसे क्या होता है यह स्टूडेंट्स? कम होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम पराबैंगनी किरणें स्टूडेंट्स, ठीक है। और कम ज़्यादा अभी आप यूं ही पहचान जाओगे। अभी लास्ट में आते हैं ना ट्रिक पे, फिर सब क्लियर हो जाएगा किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसका कम है, किसका आवृत्ति ज़्यादा, किसका कम है, कितने आपके विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य उनका नाम आपको याद हो जाएगा उस ट्रिक से, डोंट वरी। सो इसको नोट करिए। उपयोग जो बचा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। पराबैंगनी किरणों के उपयोग क्या क्या है? देखिए इसका उपयोग हम करते हैं पहला, नकली दस्तावेज पहचानने में। जी हाँ, बहुत ही खुफिया इसका यूज़ होता है। पराबैंगनी तरंगों का यूज़ पहला है नकली दस्तावेज पहचानने में। जब भी आप कोई चीज़ जमा करते हो भाई, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में फाइलें जमा करते हो तो उसमें साइन वगैरह करते हो, ये चीज़ें लिखी होती, वो चीज़ें वगैरह वगैरह सब उसमें रहता है। तो उसमें से क्या असली है क्या नकली है, ये सब कैसे पहचान लगाते हैं लोग? पराबैंगनी तरंगों से, ठीक है। और दूसरा है उंगलियों के निशान का पता लगाने में। जैसे होता है ना कोई चोर चोरी करके चला गया, किसी का दोस्तों मर्डर हो गया, किसी ने दोस्तों बंदूक से किसी को गोली मार दी। अब कैसे पता चलेगा कि भाई हम उस व्यक्ति ने ही गोली मारी होगी तो निशान हाथ का होता है, उस निशान को हम पराबैंगनी किरणों के द्वारा पता करते हैं और वो निशान उससे मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेक्टिव चीज़ें हैं जिसमें पराबैंगनी तरंगों का बहुत ही योगदान है। तो पहला तो आप याद हो गया ना, पराबैंगनी यानी कि भाई साहब डिटेक्टिव चीज़ों में इसका यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टिव चीज़ मतलब कि पता लगाने में। उंगली का निशान किसका है भाई, पता कैसे लगाएंगे? इसके द्वारा। नकली दस्तावेज है कि असली है, कैसे पता लगाएंगे? पराबैंगनी से। बस याद हो गया ना आपको। तो पहला है लिखेंगे नकली दस्तावेज पता लगाने में, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अंगुली के निशान पता करने में, बस ठीक है। तो इसको आप नोट कर रहे हैं ना हमारे साथ, उपयोग ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तरंगों की ओर, ठीक है। आते हैं 4th नंबर में जिसका नाम है आपका दृश्य तरंगे। क्या होती हैं? देखिए दृश्य तरंगे मतलब कि वे तरंगे जिन्हें हम दोस्तों देख सकते हैं अपने आंखों के द्वारा। तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसे मानव आंख देख सकता है, सिंपल, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके उपयोग की, क्या इसका उपयोग होता है। देखिए वैसे तो आप लिख सकते हो खुद से बहुत सारे उपयोग कि उसके उपयोग से हम जीव जंतु को देख सकते हैं भाई, इसके उपयोग से हम वस्तु को देख सकते हैं। ये सब छोटे छोटी चीज़ें हैं जो कि हम सभी जानते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम लिखेंगे दोस्तों कुछ अलग, जो थोड़ा लगे कि नहीं हाँ अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे अणुओं और परमाणु की संरचना
ज्ञात करने में। अणु और परमाणु की संरचना कैसी है? अगर दृश्य तरंगे नहीं होती तो कभी पता ही नहीं चलता, इंसान कभी देख ही नहीं पाता कि अणु जो परमाणु होता है वह गोल होता है, उसके बीच में नाभिक होता है, कभी देख ही नहीं पाते। तो अणु और परमाणु की संरचना ज्ञात करने में भी इसका दोस्तों यूज होता है। थोड़ा सा अच्छा लगा ज्ञात करने में। दूसरा हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं यार, पता चल गया परमाणु गोल है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सब कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसे पता चली? देखकर, दृश्य तरंग के द्वारा ही संभव हुआ देखना। तो दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ज्ञात करने में भी इसका यूज होता है। फिर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, उपयोग भी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि जीव जंतु को देखने में यूज कर सकते हैं हम इसका, ठीक है। तो ये दो मेन है जो आपको याद रखना है। कोई भी तरंगे हो उसका दो उपयोग आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अच्छे से समझा ना हमने, इसको भी अब समझ लिया हमने। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट तरंगे की ओर, जिसका नाम है अवरक्त की तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे, फिर खत्म, फिर ट्रिक आएगा मजेदार। चलिए नोट कर लें। हम देखते हैं अवरक्त तरंगे क्या होती हैं। बहुत ही मजेदार ये तरंगे हैं अवरक्त तरंगे। देखिए समझिए इसको, गर्मी के तरंगों की तरह, उसमें तरंगे जो गर्म कर दे माहौल, उन तरंगों को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स अवरक्त तरंगे। परिभाषा है इसका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक ऐसा हिस्सा जिसे गर्मी के रूप में महसूस किया जा सकता है। जहाँ भी आपको ठंडी से गर्मी का महसूस होने लगे, समझ लो वहाँ पर अवरक्त तरंगे कहीं ना कहीं एग्जिट कर रही हैं। अवरक्त तरंगे कहीं ना कहीं एग्जिट कर रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी इसका तरंग दैर्घ्य आवृत्ति, कोई भी तरंग का तरंग दैर्घ्य आवृत्ति आपको नहीं याद करना, हम लास्ट में ट्रिक में सब सेट कर देंगे, बस आप हमारे साथ उपयोग को समझते चलिए। मेन है उपयोग जो एग्जाम में आता है। ओके, तो सबसे पहला इसका उपयोग होता है पौधशालाओं को गर्म रखने में, क्योंकि ठंडी में पौधशालाओं में गर्मी चाहिए होती है, तो कैसे मिलेगी? अवरक्त तरंगों को यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला इसका उपयोग हो गया पौधशालाओं को गर्म रखने में दोस्तों, ठीक है, पहला इसका यूज हो गया। दूसरा उपयोग जरा देखिएगा, ठंडी के दिनों में आप देखते हो कि अक्सर क्या होता है, कोहरा आ जाता है, जिससे हमें चीज़ दिखती नहीं है साफ साफ, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है नहीं पता चलता। तो दोस्तों अवरक्त तरंगे क्या करती है ना, कोहरे को हटा देती है, क्योंकि अवरक्त तरंगे क्या कर रही है, ठंडी जगह पर गर्मी का माहौल आ जाएगा। अब गर्मी में कोहरा एग्जिस्ट करेगा नहीं ना, तो वहाँ से कोहरा ही हट जाता है। तो धुंध में स्पष्ट देखना हो तो आप अवरक्त तरंगे वहाँ पर प्रसारित कर दें। धुंध में स्पष्ट देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अवरक्त तरंगे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरंगे जिसका नाम है सूक्ष्म तरंगे, उसको पढ़ते हैं, फिर खत्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद रेडियो तरंगे, फिर ट्रिक, फिर वीडियो खत्म। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की। छठवां, सूक्ष्म तरंगे वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। देख रहे हो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी ज़्यादा है, 1 मीटर से 1 मिलीमीटर। 1 मीटर मतलब कि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, 1 मीटर होती है और 1 मिलीमीटर के अंदर के रेंज में होती है। तो इस तरंगों को बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। अब इनका यूज़ क्या है? सूक्ष्म तरंगों का यूज़ हम करते हैं पहला परमाणु और अणुओं के अध्ययन में। किसके अध्ययन में? परमाणु और अणुओं के अध्ययन में सूक्ष्म तरंगों का यूज़ होता है। दूसरा इसका जो यूज़ है वह होता है हमारा विमान एवं जो रडार प्रणाली है उसमें। तो विमान संचालन में जो आपकी जहाज़ें जाती हैं उसमें सूक्ष्म तरंगों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है विमान संचालक में, ठीक है। एक हो गया विमान संचालन और दूसरा हो गया रडार प्रणाली,
ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरा आप लिख सकते हो कि भाई साहब स्पीड ज्ञात करने में जनरली इसका यूज़ हम स्पीड वाहन की कितनी स्पीड है ये कैसे पता चलती है, सूक्ष्म तरंगों से। भाई गेंद, जब भी क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो गेंद की स्पीड होती है वह कैसे पता चलती है, सूक्ष्म तरंगे के कारण ही हमें पता चलती है। क्लियर। तो दो बहुत है वैसे, उससे ज़्यादा आपको समझने की याद करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरंग एवं लास्ट तरंग जिसका नाम है रेडियो तरंगों की ओर। ठीक है, चलिए लास्ट वन हमारा जो है रेडियो तरंगे, इसको भी हम फिनिश कर देते हैं और यहीं पर आपको ट्रिक भी बताएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम में आए हैं उससे ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखिए रेडियो तरंगे बहुत ही आसान है भाई। वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसकी आवृत्ति सबसे कम मगर तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है ना, उसको रेडियो तरंगे बोलते हैं। तो लास्ट में हमारा रेडियो तरंगे आता है। तो रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कम क्या है दोस्तों, आवृत्ति है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे का उल्टा होती है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है ना, उसका आवृत्ति सबसे कम होता है भाई साहब। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बातें इसके उपयोग पे। इसका उपयोग तो आप सभी जानते हो भाई, बहुत उपयोग है। टेलीविज़न प्रसारण में उपयोग करता है, सूचना प्रसारण में हम रेडियो तरंगा का यूज करते हैं। नेविगेशन शब्द आप सुने हो, देखिए अभी बताते हैं आपको। पहला हमने कहा टेलीविज़न सूचना प्रसारण और स्टूडेंट्स आपका हो गया नेटवर्क प्रसारण, इन सब में इसका यूज होता है आपका रेडियो तरंगों की। एंड अगला हमने कहा नेविगेशन के लिए। नेविगेशन के लिए क्या मतलब हुआ, नेविगेशन का क्या मतलब होता है, नेविगेशन। देखिए नेविगेशन का भी मतलब होता है ना, कोई भी सूचना को एक माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाना, मतलब कि जो उसको सुनना चाहता है उसके तक सूचना को पहुंचाने का काम कौन करता है, रेडियो तरंगे करती है। तो इसको बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन के लिए भी दोस्तों रेडियो तरंगा का यूज करते हैं भाई। कोई सूचना हमें उसको देनी है जिसके लिए है, तो कैसे देंगे, रेडियो तरंगों का यूज करते हैं वहाँ पर उसके लिए। ठीक है, जैसे भाई साहब देश में भूकंप आ गया कहीं पर, तो दोस्तों उसकी सूचना कैसे फैलती है चारों तरफ, रेडियो के द्वारा फैलती है। अब तो टेलीविज़न पे भी हम देखते हैं चीज़ें। तो ये हो गया इसका यूज़ तो बहुत आप लिख सकते हो, लेकिन दो ही आपको देखने, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपको ट्रिक पे आते हैं दोस्तों, जो हमारा वीडियो का मेन पार्ट था। तो नोट हो गया, तो अब आते हैं हम ट्रिक पर। बहुत ही छोटा सा ट्रिक हमने खुद ही बनाया है, जिससे सारे तरंगों के नाम आपको बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ये सब भी आप पता कर लोगे कि किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो देखिए ट्रिक है आपका बहुत ही सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। वो ट्रिक है गैप डसर। क्या पढ़ेंगे इसको, गैप डसर, गैप डसर। सिंपल, बस ये दो लाइन वर्ड आपको याद रहेंगे ना, तो समझ लो पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपने आधी चीजें तो इसी से समझ लेंगी। सारी स्पेक्ट्रम के नाम आपको देखिए कैसे याद हो जाएंगे। पहला जी से दोस्तों क्या आता है, जी से कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा, पहले जी से आपका आता है गामा किरण, गामा किरणें। तो सबसे पहला दोस्तों आपको ये होता है, जी से मतलब पहला गामा किरणें। अब आते हैं दोस्तों ए पर। ए का क्या मतलब हुआ, देखिए जो आपका ए है, ए से क्या मतलब हुआ, ए से एक्स किरणें। एक्स किरणें मतलब कि एक्स रे भाई साहब। तो दूसरी जो आपकी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है वो है एक्स रे, एक्स किरणें। अब आते हैं दोस्तों पी पर। ध्यान समझिएगा, ट्रिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको समझानी इस ट्रिक के माध्यम से। पी का क्या मतलब हुआ, आप ही बताइए। पी से क्या, पी से तो हमारा एक ही आता है, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो पी का मतलब हो गया स्टूडेंट्स पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आगे है हमारा डी,
डी से दोस्तों एक ही चीज आता है, डी मतलब कि देखना, दृश्य किरणें। तो डी से आपका हमारा जो किरण आया उसका नाम है, वो है दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे भाई साहब, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगले, जो कि है ए का क्या मतलब हुआ, आप ही बताइए। ए से आप गैस करिए ए का क्या मतलब हो गया। ए से होगा दृश्य किरणें, के बाद आता है अवरक्त किरणें स्टूडेंट्स। तो ये है आपका अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें नहीं तरंगे बोलेंगे इसको। बात देखिए किरण और तरंग एक ही बात होती है, क्योंकि देखिए आप फिजिक्स में देखे होंगे किरणों को तरंग भी बोला गया है, किरणों को पार्टिकल भी बोला गया है। डी ब्रोगली का सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यही कहता है ना कि जो किरण है वह एक तरीके से पार्टिकल से फोटोन के, तो किरण आपका एक तरंग भी है। पहला किरण आपका जो है प्रकाश, वो एक तरीके से तरंग का भी व्यवहार करता है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों बीच बीच में कि चाहे आप किरण बोलो चाहे तरंग बोलो, एक ही चीज होती है, ठीक है। क्योंकि किरण भाई साहब तरंग का भी व्यवहार करता है, इसलिए ऊपर से नहीं जाना चाहिए कोई चीज, हर चीज का कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसे ही नहीं कोई चीज बोलता कोई। अब आते हैं दोस्तों एस पर। एस से क्या मतलब हुआ, एस से सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारा सूक्ष्म किरणें। तो इस तरीके से कॉपी में ट्रिक लिखिए स्टूडेंट्स, ट्रिक लिखिए कॉपी में फटाफट, तो लिख रहे हैं ना आप सभी। चलिए अब आते हैं लास्ट, जो कि है हमारा आर। आर से दोस्तों वही हमारी रेडियो तरंगे। अब देखिए सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। जी से गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, और आर से रेडियो किरणें। भाई साहब क्या तरंग बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये आपके सारे किरणें के नाम याद हो गए। अब आते हैं दोस्तों इससे क्या फायदा होगा, तरंग दैर्घ्य कैसे पता चलेगी, किसकी ज़्यादा है किससे कम है, कैसे पता चलेगा कि किसका आवृत्ति कम है किसका ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखो एग्जाम में 2024 में काफ़ी सेटों में पूछा गया। एक क्वेश्चन मुझे याद है पूछा गया था कि सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसकी आवृत्ति अधिक होती है सूक्ष्म और रेडियो तरंगों में। तो देखो ये सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रिक में दो चीज़ें हम आपको लिखवाने वाले हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। पहला चीज़, जब हम इधर जाएंगे ना, इधर की ओर जाएंगे स्टूडेंट्स, इधर से गामा किरणों से जाएंगे रेडियो तरंगों की तरफ, तो दोस्तों जो आपका आवृत्ति है, आवृत्ति वह याद रखिएगा घटता जाता है, आवृत्ति हमारा घटेगा। ये लिख लीजिए कॉपी में, जब हम इधर से इधर चलेंगे तो आवृत्ति हमारा क्या होगा घटेगा, ठीक है। और दूसरी चीजें, तरंग दैर्घ्य आप बताइए, हमने बताया ना आवृत्ति तरंग दैर्घ्य उल्टे होते हैं। अगर आवृत्ति घटेगी दोस्तों तो दोस्तों क्या बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य। जी हाँ, तब तरंग दैर्घ्य बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। बस यही चीजें आपको याद रखनी है। वैल्यू नहीं पूछता, कभी भी वैल्यू नहीं पूछा गया, आप इतिहास में जाकर देख लो, वैल्यू नहीं आया हुआ है। जब भी आया है कंपैरिजन कि आप बताओ, पूछ लेगा कि पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो आपको याद है ना कि गामा किरणें गैप, मतलब कि गामा किरणें पहले आई है, पराबैंगनी किरणें बाद में आई है। इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगा, मतलब कि पराबैंगनी वाले किरणों की आवृत्ति कम है, इसकी ज़्यादा है। अगर पूछ ले कि एक्स किरणें और यहाँ पर दृश्य किरणें में किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, एक्स किरणें आप देखोगे ट्रिक लिखोगे गैप डसर, एक्स किरणें यहाँ पर है आपकी और दृश्य किरणें यहाँ पर है आपकी। बाएं से दाएं जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य भाई बढ़ता है, मतलब कि ज़्यादा होगा दृश्य किरणें की तरंग दैर्घ्य। तो ये आपको लिख देना है, 2 नंबर यू आप छाप दोगे स्टूडेंट्स एग्जाम में बिना रटे। ये बहुत ही काम देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कंपैरिजन वगैरह। तो बस यही है ट्रिक अच्छी सी जो हम आपको यहाँ पर बताया, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का फंडा सॉल्व। अब जो सेकेंड चीज़ था वो उपयोग वगैरह दोस्तों आपको हमने बताया, एक एक करके सारे तरंगों के उपयोग बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी, अगर सच में अच्छी लगी हो चीज़ें, फील मज़ा आया हो ना, तो ही जाकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस ट्रिक का पता चले और वो भी चीज़ें आसान बना सके, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप यूँ ही
हंसते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।